हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी क्लास 8 का तीसरा अध्याय पीटीबीसी का संसदीय सरकार, लोग व उनके प्रतिनिधि। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए एक एक करके बातों को हम समझते हैं। लिखा गया है कि जरा सोचकर बताइए कि क्या आपके विद्यालय, गांव, शहर या देश की शासन व्यवस्था में हम सभी भागीदार बन सकते हैं। क्या यह मुमकिन है? हाँ, ये क्या मुमकिन है? हाँ, यदि समूह छोटा हो तो शायद यह संभव है कि सारे लोग उसमें बराबरी की हिस्सेदारी कर सकें और ज़रूरी निर्णय लेने व उन्हें लागू करने में बराबर की भूमिका निभाएं। लेकिन यदि बात करें हमारे देश की, अगर देश हो तो हमारे देश की हो या फिर गांव की हो या गांव की भी हो, यहाँ पर समझना है कि लेकिन बात हमारे देश की हो या फिर गांव की भी क्यों ना हो, ऐसा संभव नहीं है। भारतीय संविधान यह तो निश्चित करता है कि सभी लोग अपने देश की शासन प्रणाली का हिस्सा बने, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में नहीं। अपने प्रतिनिधियों द्वारा हमारे देशों में 18 वर्ष या उससे ऊपर के सभी नागरिकों को मत देकर अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है। ये प्रतिनिधि अलग अलग स्तर पर चुने जाते हैं, जैसे ग्राम, राज्य और संसद, राज्य विधानसभा और संसद। यहाँ पर देखेंगे तो एक मूर्ति है, यहाँ पर जो दिखाया गया है कि आ गया फिर वोट मांगने, इस बार मैं इसे बिल्कुल वोट नहीं दूंगी, ये कह रही है। आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है कि इन प्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी होती है कि वे अपने क्षेत्र के लोगों की राय जानें, लोगों की समस्याओं को सुने और उसे हल करने का प्रयास करें। और इन प्रतिनिधियों का चुनाव 5 वर्ष तक के लिए होता है और इनकी जिम्मेदारी लोगों के प्रति होती है, और इन वर्षों के दौरान यदि वे ठीक से काम ना करें तो लोग इन्हें क्या करते हैं? दूसरी बार वोट देते हैं? नहीं देते। दूसरी बार वोट ना देकर सरकार में शामिल होने से रोक सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कुछ सही विकल्प चुनने के लिए कहता है कि प्रतिनिधि का अर्थ क्या है। सही में प्रतिनिधि का अर्थ क्या होता है? तो प्रतिनिधि का होता है अर्थ लोगों द्वारा किसी क्षेत्र से चुना गया व्यक्ति। लोगों द्वारा किसी क्षेत्र से चुना गया व्यक्ति ही प्रतिनिधि तो कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन कि राज्य विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो राज्य विधानसभा है तो वो क्या कहलाएगा? जो राज्य विधानसभा होगा, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर स होगा, यहाँ पर जो है विधायक, यहाँ पर विधायक लिख लीजिएगा। तो जो राज्य विधानसभा के लिए चुना जाता है वो क्या होता है? तो विधायक होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं था। चलिए आगे देखेंगे कि लोग स्थानीय शासन की इकाइयों जैसे कि ग्राम पंचायत से लेकर पूरे देश के लिए कानून बनाने वाली संसद तक सभी में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं। ये प्रतिनिधि लोगों की तरफ से कानून बनाने, उन्हें लागू करने और शासन के जरूरी निर्णय लेने का कार्य करते हैं। संसदीय सरकार में प्रतिनिधियों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए होता है। यह समयावधि समाप्त होने पर लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का फिर से मौका मिलता है। उदाहरण के लिए आप तो जान ही रहे हैं कि भारत में यह अवधि सामान्यतः कितना वर्ष है? 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। 5 वर्ष के बाद होने वाले चुनाव में लोग पुराने प्रतिनिधियों को दोबारा वोट ना देकर नए प्रतिनिधि को भी चुनते हैं। ये तो सब आप जानते हैं ही, सिर्फ शब्द से जानिएगा। यहाँ पर देखिए बात कुछ है कि संसदीय है सरकार में आम लोगों की भागीदारी किस तरह से होती है? वोट देकर। आप मत देते हैं, इस तरह से आप अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। हर कोई यहाँ पर वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनता है, ये आम हो गया, आम लोगों के लिए भागीदारी हो गई। दूसरा है कि प्रतिनिधियों को आम लोगों के साथ सीधा संपर्क रखना क्यों जरूरी होता है? तो आम लोग से आप सीधा संपर्क नहीं रखिएगा तो अगले बार आपको जिताएगा। जो
वादा किए हैं वो वादा आप पूरा नहीं करिएगा तो अगला बार आइएगा जीत के? नहीं होगा। सरकार में शामिल होने के लिए आप जो है अपने क्षेत्र का दौरा करते हैं, वहाँ की जो समस्याएँ हैं उसको देखते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तीसरा देखिएगा कि प्रतिनिधियों का चुनाव निश्चित समय के लिए ही क्यों किया जाता है? अगर निश्चित समय नहीं होगा तो यहाँ पर निरंकुश शासन जो है बनने में कोई समय नहीं लगेगा। अगर निश्चित समय नहीं होगा तो राजा को बना दो, कोई निश्चित वंशवाद चलते रहेगा, वंशवाद चलता है। तो निश्चित समय इसलिए होता है कि कोई जो है ताकत शक्तिशाली ना बन जाए, और जो अपने काम को करता है ना, जो अपने काम को अगर अच्छी तरह से करेगा तो आगे भी वो करेगा रहेगा। मोदी जी को देखिए, यहाँ पर आप मनमोहन सिंह को देखिए, अच्छे काम करिएगा तो लोगों की जो है आपके साथ साथ रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या आप आम लोगों की भागीदारी प्रतिनिधियों के चुनाव तक सीमित ही होती है? नहीं, ये जो है चुनाव तक सीमित नहीं होती है। आप देखेंगे कि जनता की ओर से प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वहाँ पर सरकार बनाते हैं, चलाते हैं, उनके हितों के लिए जो है जो भी कार्य करना है वो करते हैं, कानून बनाते हैं, ये सारे काम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वां की प्रतिनिधि चुनाव क्यों जरूरी है? शिक्षक से चर्चा करिए। प्रतिनिधि चुनाव जो है क्यों जरूरी है? देखिए, सारी जनता तो सरकार में शामिल हो नहीं सकती है, किसी एक को वहाँ पर भेज देती है कि तुम हमारा प्रतिनिधि करो, तुम मेरे मुखिया हो। जैसे कि संसद होता है, गांव में मुखिया को देखते हैं, गांव में मुखिया को देखते हैं, इसी प्रकार जो हर कोई तो शासन नहीं चला सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर प्रतिनिधि चुना जाता है। चलिए, अब जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे संसद का गठन। भारतीय संसद जो है 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद में कितने अंग? 3 अंग। बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे, याद रखिएगा। और ये तीनों मिलाकर जो है संसद बनती है, और तीनों मिलाकर क्या बनता है? संसद बनता है। और इसमें बैठते कौन है? सांसद। संसद और सांसद में अंतर होता है, थोड़ा सा आप आकर का अंतर देखते हैं, और इसमें आपको फंसा लेता है, फंसिएगा नहीं। आगे चलिए, लोकसभा। लोकसभा क्या है? तो भारतीय संसद जो है 2 सदन है उसमें, एक है लोकसभा और एक है जो है राज्यसभा। ठीक, अब संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं? तो लोकसभा कहते हैं, और संसद के जो है उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो राज्यसभा कहते हैं। याद रखिएगा, नाम के अनुसार यहाँ बैठने वाले प्रतिनिधियों यानी कि लोकसभा सांसदों का चुनाव सीधे लोगों द्वारा किया जाता है। गांव पंचायत, ग्राम पंचायत व राज्य विधानसभा की तरह लोकसभा के लिए भी हर साल जो है हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, और प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव चुना जाता है, और मतलब प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं, लेकिन इसमें से जो है कुछ उम्मीदवार निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं। और इस समय लोकसभा में कितना सीट है? तो 543 निर्वाचन क्षेत्र है। लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो कि अब खत्म हो गया है। चलिए आगे देखेंगे, एक एक पॉइंट को यहाँ पर समझिएगा, क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछा जाता है। ये देखिएगा, बिहार का क्षेत्र है, बिहार का गोपालगंज, सासाराम, गया, जमुई, बिहार निर्वाचन ये क्षेत्र है। ऊपर दिया गया जो नक्शा है उसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है कि बिहार के कुछ प्रमुख शहरों के चुनाव क्षेत्रों की पहचान कर उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम बताइए। अभी बता सकते हैं, जो आपके बगल उगल के प्रतिनिधि हैं बताइएगा। चलिए, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में गया है, वहाँ पर कौन है? गया के क्षेत्र में अभी हाल ही में देखें जीतन राम मांझी के पुत्र को इस्तीफा देते हुए, वो है
और आपको राजगीर, आप देखते हैं समस्तीपुर जो हसनपुर है वहाँ पर से तेज प्रताप हैं, बेगूसराय से जो है कुंदन कुमार हैं, और बहुत सारे जो हैं आप नाम देख लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे आगे, अब आपके सांसद का क्या नाम है? तो सांसद का नाम तो आप जाने हैं, ललन सिंह कहाँ के? मुंगेर के। गिरिराज सिंह कहाँ के? बेगूसराय के। और बहुत सारे सांसद हैं जो आपके निर्वाचित क्षेत्रों से होते हैं, जो जिला के। नक्शे को अलग अलग रंगों से दिखाने का प्रयास क्यों किया गया है? तो नक्शे को आप देखते हैं कि अलग अलग रंग से प्रयास किया गया है दिखाने के लिए, तो ये अलग अलग क्षेत्र की पहचान है। क्या है? अलग अलग क्षेत्र की। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रमुख राजनीतिक दलों की नाम बताइए। तो भाजपा है, जदयू है, और राजद है, लोजपा है, ये सारे जो हैं, सीपीआई है, कांग्रेस है, सीपीएम है, रालोसपा है, ये सारे हैं। चलिए अगला देखेंगे कि राजनीतिक दलों का मुख्य काम क्या होता है। तो राजनीतिक दलों की जो है काम क्या होते हैं मुख्य? क्या मतलब काम क्या होता है? वो अपनी जो है सरकार जैसे बनता है, तो वो सरकार, राजनीतिक दलों का काम होता है सरकार बनाना, और जो जनता की समस्याएं हैं उनका समाधान करना। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। अब पढ़ेंगे यहाँ पर जो है कुछ बातें यहाँ पर सांसद के बारे में है कि संसद के बारे में है। चुने जाने के बाद जो है उम्मीदवार संसद सदस्य का सांसद मतलब एमपी होता है। एमपी कहलाते हैं। संसद वो सदस्य के बन जाते हैं तो वो सांसद कहलाते हैं, यानी एमपी कहलाते हैं। और इन सांसदों को मिलकर जो है, इन सांसदों को मिलाकर लोकसभा बनती है। किनको मिलाकर लोकसभा बनती है? तो सांसदों को मिलाकर। और लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। अभी अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है, याद रखिएगा। अब हम आगे चलेंगे, राज्यसभा के बारे में जानेंगे। यहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से आप ऐसे तो आप हर जगह पढ़ रहे हैं, बहुत सारे जगह पढ़ रहे हैं, लेकिन हम तो यहाँ पर बुक वाइज पढ़ा रहे हैं। बुक का जो है लिखा हुआ आप देख रहे हैं कि यही बुक का लिखा हुआ हर जगह छपता है, और बुक में जो है वही मान्य होता है, ये तो जानते ही हैं। चलिए, और जो डाटा आप देखते हैं कि अप टू डेट होता है, वो अप टू डेट डाटा हम बता देते हैं कि अप टू डेट कहाँ कहाँ कब हो रहा है। तो हम राज्यसभा चलेंगे। तो राज्यसभा के भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। राज्यसभा मुख्य रूप से जो है देश के राज्यों के प्रतिनिधि की कार्य करती है, प्रतिनिधि की तरह कार्य करती है। राज्यसभा के राज्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप नहीं है। जैसे संसद जो है सांसद को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, एमपी एमएलए को चुनते हैं, वो जो है यहाँ पर अब नहीं है। यहाँ पर अप्रत्यक्ष होता है। राज्यसभा में 238 निर्वाचित तथा 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। 238 और 12। राज्य के लोग ही विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं। राज्य के लोग विधानसभा के सदस्य को चुनते हैं ना, और फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो यहाँ से एमपी एमएलए बन के गया है, वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। समझ गए? यहाँ पर जो वहाँ पर आप जिसको भेजे हैं वही क्या करेगा? वो राज्यसभा के सदस्य को चुनता है। जैसे कि बिहार में कितना है राज्यसभा सदस्य? 16 को। तो 16 में से कितना किसको सीट मिलेगा, ये तो आप जानते ही हैं कि किसके कितना पास सीट है और किसको कौन भेज रहा है। चलिए, मीसा भारती जो है राज्यसभा गई। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा में हैं। दूसरा है कि प्रत्येक 2 साल के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। क्या होता है? 2 साल बीता, 1/3 जो सदस्य रिटायर हो जाते हैं और 1/3 सदस्य जो है निर्वाचित फिर होते हैं। और इस तरह राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। आपको एक पॉइंट आपको याद रखना है इसमें कि राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होती।
और राज्यसभा में 1/3 सदस्यों का निर्वाचन हर 2 साल में होते रहता है। और प्रत्येक, यहाँ पर याद रखना, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का काल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। अगर एक सदस्य चुना कर गया है तो वो 6 साल तक वहाँ पे रहेगा और 6 साल पूरेगा फिर वो हटेगा। यहाँ पर देखेंगे कि हर 2 साल में 1/3 जो है सदस्य का निर्वाचन होता है। तो ये धीरे धीरे कभी ये भंग नहीं होता, ये भी याद रखना, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। अब हम चलेंगे राष्ट्रपति। ये प्रणब मुखर्जी हैं। अभी कौन राष्ट्रपति हैं तो ये आप जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू हैं। और अब देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो संसद का तीसरा अंग कौन है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति औपचारिक रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है। ठीक है, यहाँ पर बताना है कि शिक्षिका की मदद से पता करिए कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो ये भी अप्रत्यक्ष जो है होता है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। यहाँ पर सांसद जो हैं और राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, इनका जो है चुनाव करते हैं। और इसमें जो विधायक हैं वो सारे जो हैं यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव करता है। इस बार तो देखे होंगे ना, पटना में आए थे कौन? यशवंत सिन्हा। ये जो हैं हार गए। किन से हार गए? द्रौपदी मुर्मू से हार गए। सब जगह जो है प्रचार प्रसार होता है, लेकिन जो सरकार में रहता है उसी का जो है राष्ट्रपति बनता है। ये तो आप जानते हैं, बहुमत जिसके पास से वही सरकार बनाएगा और राष्ट्रपति बनाएगा। अगला है कि सरकार का अपगठन। तो लोकसभा चुनावों के बाद चुने गए संसद सदस्यों की सूची तैयार की जाती है। जिस राजनीतिक दल को बहुमत के लिए आधे से अधिक सीटें प्राप्त होती हैं, उस दल के नेता ही राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? सरकार बनाने के लिए आमंत्रित उसको करते हैं। और भारत में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 543 में से कम 272 सीटें जो है लाना आवश्यक है। यदि किसी दल को बहुमत से जो है 272 सीटें ना मिले तो क्या होता है? तो एक से अधिक दल मिलकर क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं और इसे गठबंधन का सरकार कहते हैं। बिहार में क्या है? तो महागठबंधन है। एक नहीं, साथ साथ अब मांझी जी हटे हैं, तो मांझी जी हटे हैं तब 6 अभी भी है। तो यहाँ पर देखिएगा कि नीचे सन 1884 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों की तालिका दी गई है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 84 वाला है। तो ये राजनीतिक दल है, निर्वाचित जो है सदस्य जो हैं उनके हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि किनको कितना सीट आया। भारतीय जनता पार्टी है, भाजपा है। और यहाँ पर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, माकपा 22 गो। सोशलिस्ट जो कांग्रेस सोशलिस्ट है, इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट, इसको 4 गो। राष्ट्रीय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 404 सीट आया था, रिकॉर्ड है अभी तक का। और जनता दल को 10 आया था और लोक दल को 3। यहाँ पर राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी और लोग जो है भावनाओं में बह गए। तो यहाँ पर 8वीं लोकसभा चुनाव थी। ये जो है 8वीं लोकसभा चुनाव थी। और यहाँ पर राजीव गांधी आते हैं और राजीव गांधी यहाँ पर चुनाव जो है देख ही रहे हैं कितना बहुमत से जीतते हैं। और क्षेत्रीय दल भी है, ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कन्नडम 12 गो सीट, द्रविड़ मुन्नेत्र कन्नडगम जो है द्रमुक जिसको बोलते हैं 2 गो सीट, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 2 गो, इंडियन कांग्रेस जे ये 1 गो, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्फ्रेंस 3 गो, केरल जो है उसमें 2 गो, मुस्लिम लीग 2 गो। अभी जो हाल ही में चुनाव हुआ है उसका आप ब्यौरा याद रखिएगा, ये ब्यौरा आपको नहीं आप पूछेगा। 8वीं लोकसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को सबसे ज़्यादा सीट? तो कांग्रेस को 404 सीट, अभी भी रिकॉर्ड। मोदी जी 300 प्लस कुछ जीते हैं, 2-3 जीते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे कि 8वीं लोकसभा चुनाव के जो हैं परिणाम जो आपको 1984 का। अब पिछले कुछ सालों में हुए लोकसभा चुनाव के राजनीतिक दलों में के पास जो है बनाने के लिए ज़रूरी बहुमत नहीं थे, इसीलिए कई दलों ने साझा
मुद्दों पर जो है मिलकर गठबंधन की सरकार बनाने की कोशिश की। ये जानते हैं कि ये जो है कांग्रेस को मात्र 114 सीट आता है और जब क्षेत्रीय सब मिलता है तब जो है यहाँ पर मनमोहन जी का सरकार बनता है। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर 13वीं लोकसभा है। अब 14वीं का शुरू कर 14वीं 15वीं का ये 16वीं 17वीं वाला का याद करिएगा। ये तो आप सब भूल जाइए, ये इसका नहीं पूछेगा क्वेश्चन आंसर। सबसे बड़ा दल जो है होते हुए भी वह पार्टी अकेले सरकार क्यों नहीं, क्योंकि बहुमत नहीं है। जो सरकार बनाएगी उसके जो है उस गठबंधन का नाम क्या, मतलब उस गठबंधन का क्या नाम था जो सरकार बनाएगी। जो सरकार बनाता है उसके गठबंधन का नाम आपसे पूछ लेता है कि उस गठबंधन का नाम क्या है, तो एनडीए जो गठबंधन सरकार बना रही है एनडीए। बहुत सारे जो हैं आप जानते हैं कि एनडीए है, राजद का महागठबंधन है, नाम अनेक प्रकार का होता है। चलिए क्या इस तरह के जो है एक राजग एनडीए, चलिए क्या इस तरह के गठबंधन से बनी सरकार शक्तिशाली सरकार हो सकती है? नहीं होती है। हो भी सकती है एक बार जब यहाँ पर बहुत ऐसे सरकार बने हैं जो घिंचा जाते हैं बिच्छे में। यहाँ पर आपको समझना है कि सरकार जो है बहुमत में अगर है और सरकार बन गई है तो संसद में जो भी जनप्रतिनिधि गए हैं वो सारे के सारे समान होते हैं। उसमें सबका जो है अधिकार होता है, ये कानून के तहत होता है और सरकार जो है उन्हीं के अधिकार में होता है और सरकार वो बनाते हैं और काम चलता है। ठीक है, अब आगे है कि गठबंधन सरकार के उदाहरण को समझने के लिए नीचे दिए गए लोकसभा का चुनाव 1999 के नतीजों का तालिका को पढ़ेंगे और निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे। देखेंगे 13वीं लोकसभा चुनाव 1999। देखिए मंत्रिपरिषद जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, तो लोकसभा में बहुमत वाले जो दलों के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति की सलाह से प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। यहाँ पर याद रखना है कि दिया है राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की सलाह से प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। यहाँ पर होता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। समझ गए, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जो उसके होते हैं मुखिया होते हैं, प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री एवं सभी मंत्रियों के लिए संसद की सदस्यता अनिवार्य है। यदि कोई जो है व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसको 6 महीने के अंदर राज्यसभा हो या लोकसभा हो उससे जो है उसको लेना पड़ता है संसद। यहाँ पर संसद बन के आएगा, राज्यसभा हो या लोकसभा हो किसी क्षेत्र से। समझ गए, तो यहाँ पर निर्वाचित होना पड़ता है और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, जो उस दल का मुखिया होता है, जो उस जो है दल का जो नेता होता है उसको नियुक्त करते हैं। कौन, तो राष्ट्रपति। और क्या प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से अपने मंत्रिपरिषद में सहयोगों को ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपको बता है कि हकीकत तो ऐसा होता है कि बस नाम के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सलाह लेकर अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगों का चयन करते हैं। यहाँ पर जो है आपको जो दिया गया है इसको थोड़ा समझिएगा। राष्ट्रपति की सलाह से प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति की सलाह से, और आपको पूछ दिया जाता है कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है उसको समझिएगा। जो दिया गया है हमने भी बोला था कि राष्ट्रपति मतलब कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि राष्ट्रपति की सलाह से प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और शपथ ग्रहण जो है राष्ट्रपति दिलवाते हैं, ये याद रखना है। ठीक, और जो है यहाँ पर जो बातें की गई है राष्ट्रपति को बस जो है प्रधानमंत्री के निर्णयों का अपना मुहर लगाना होता है, वो मुहर लगा देते हैं कि हाँ भाई ये तुम्हारा मंत्री हो गया। और संसद में प्रधानमंत्री ही क्या होता है, सर्वशक्तिमान होता है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा जो क्वेश्चन है संसद में कार्य, तो संसद की प्रमुख जो है निम्नांकित कार्य होते हैं। पहला होता है विधायी कार्य। क्या होता है विधायी कार्य,
तो संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है, देश या किसी देश के भाग की। जैसे कि आप मणिपुर को देखते हैं, उत्तर जो पूर्वी भारत है वहाँ के लिए अलग कानून है। तो ये जो है विधायी कामकाज जो संसद होता है ये काम करती है। और कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में आप अगले अध्याय में इसके अध्ययन को हम पढ़ेंगे। दूसरा है कि वित्तीय कार्य। तो सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं और इन सभी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। संसद अपनी वित्तीय शक्तियों के द्वारा सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है और सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है। आप देखते हैं कि साल से जो बजट से पहले आपको आता है और उसके बाद बजट के बाद देखते हैं कि क्या क्या ब्यौरा आता है। बजट से पहले जो है, जो साल से पहले आप खर्च किए हैं वो सारे ब्यौरे देते हैं आप लेकर। चलिए तीसरा देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है। आगे हम देखेंगे तीसरा, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन और जानकारी देना, ये भी है। सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। संसद में लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की तरफ से कार्य करते हैं, इसीलिए मंत्रिपरिषद संसद के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। संसद कई तरीकों से मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। उन तरीकों में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछना, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करना, अविश्वास प्रस्ताव पेश करना प्रमुख जो है यहाँ पर काम होता है संसदों का। अब देखिए प्रश्नकाल में प्रश्न पूछना। तो प्रश्नकाल में प्रश्न पूछना में क्या है, तो यदि पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि आपको अपने इलाके के बारे में प्रश्न पूछना होता तो आपके संसद से क्या प्रश्न पूछते, ये आप बता सकते हैं। क्या प्रश्न पूछते, तो कह सकते हैं महंगाई को लेकर नियंत्रित क्यों नहीं हो रहा है। ये मतलब महंगाई इतने बढ़ रहे हैं, नियंत्रित क्यों नहीं हो रहा है, और शिक्षा में गुणवत्ता की सुधार कब कैसे की जाए, इसके लिए शिक्षक और इसके लिए जो व्यवस्थाएं कैसे की जाए, कैसे हो, ये सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब देखिए प्रश्नकाल में होता क्या है, तो प्रश्नकाल में प्रश्न पूछते हैं, ये तो जानते ही हैं, नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित होते हैं जो पूरे देश को प्रभावित करता है। प्रश्न जो है इसमें कई मौक़ों पर जो है इस प्रश्न को पूछा जाता है जो सरकार की किसी नीति या कार्यक्रम से संबंधित होता है और यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। अगला देखेंगे कि यहाँ पर अब है अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या है, तो अविश्वास प्रस्ताव जो होता है मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करने का एक मजबूत तरीका है। यदि संसद को लगता है कि मंत्रिपरिषद सही ढंग से काम नहीं कर रही है तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है और ऐसे प्रस्ताव की सूचना मिलने पर लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए एक निश्चित दिन तथा समय निर्धारित करते हैं। बहस के बाद मतदान किया जाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। यहाँ पर सरकार बर्खास्त, सभी मंत्री जो है बर्खास्त हो जाते हैं, सरकार ही बर्खास्त हो जाती है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कि हमारे यहाँ जो है 18 वर्ष के से उम्र अधिक के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। आपकी समझ में क्या यह ठीक है, तो आप बता सकते हैं ठीक है या नहीं है। मताधिकार का प्रयोग सभी के लिए होना चाहिए और इसी के लिए तो कितने लड़ाई किए गए, तो ये ठीक है। दूसरा देखेंगे लोकसभा जनसभाओं और जनता की जो है अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इस वाक्य से सहमत हैं, यहाँ पर कारण बताइए। देखिए आप सहमत हो सकते हैं। इसमें जो है लोकसभा में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं, आपके द्वारा लोगों को अपने अपने प्रतिनिधियों जो जनप्रतिनिधि हैं से काफ़ी अपेक्षाएं भी होती हैं। वे जो है उनसे अपनी हर समस्या का समाधान हक पूर्वक चाहते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि लोकसभा जनसभाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। और तीसरा है कि
लोकतांत्रिक शासन में आम लोगों की जन भागीदारी किस तरह से होती है, एक उदाहरण। तो बस वही है, आम लोगों की जो है जन भागीदारी आप जो है चुनकर भेजते हैं, वोट देकर भेजते हैं प्रत्यक्ष रूप से। अगला जो है यहाँ पर दिया गया है कि जानकारी जो है बताना है कि कुल सदस्यों की संख्या 543। कुल सदस्यों की संख्या कितना? 543। सदस्यों का जो है समयकाल 5 वर्ष। सदन का कार्यकाल 5 वर्ष। चुनाव मतदान से। सभापति या उसके जो हैं क्या होंगे, यहाँ पर देखेंगे तो सभापति चुनाव का तरीका क्या होता है? मतदान होता है ना। और सभापति या अध्यक्ष के चुनाव का तरीका क्या होता है? संसद के प्रतिनिधि चुनते हैं इसको। और इस प्रकार से आपका होता है चैप्टर समाप्त। चलिए मिलिए अगले चैप्टर में। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।